देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, साथ ही विकास कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर हाल में जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर है, जहां वे राहत सामग्री भेजने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सामान से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शीर्ष नेताओं ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री योगी से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के बारे में चर्चा की। वहीं लगभग 1 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद माना जा रहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में चयनित कनिष्ठ सहायक और एक्स-रे टेक्नीशियन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नवचयनित कनिष्ठ सहायकों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रही। उन्होंने प्रदेश सरकार और चयन आयोग का आभार जताया। चुने गए कनिष्ठ सहायकों ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन की आज एक बड़ी भर्ती जो संपन्न हुई, उसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया है। हमारे साथ कनिष्ठ सहायक के रूप में चयनित हुई अनुराधा मिश्रा जी हैं। कहाँ से आप हैं? गोरखपुर से। जी। ये सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? काफ़ी अच्छा था। और मेन होता है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो उस वक्त लगता है कि कैसे बस रिज़ल्ट आ जाए, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए। और जब रिज़ल्ट आता है तब लगता है कि जो हमारी तैयारी वाला सफ़र था वो बहुत अच्छा था और उसका ये जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। ये जो सफ़र है आप लोगों का, इसमें एक मन में ये भी रहता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती हो, तो ये जो सरकार ने दावे किए हैं मंच पर, इस पर क्या हकीकत है? किस तरह की भर्ती प्रक्रिया रही? बिल्कुल निष्पक्ष रही है, क्योंकि इतने सारे लेवल आप पार करके आते हैं और वहाँ पूरी आपकी मेहनत है, तो वहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष है, पारदर्शी है। तो अब जो आपका चयन हो गया है और युवा जो अभी संघर्ष में है, उनको क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला स्टेट होता है, काफ़ी डाउट आते हैं। तो कभी सेल्फ डाउट नहीं रखना है और हो सके तो अपना प्लान भी तैयार रखना है, ताकि कभी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो प्लान भी आपका होना चाहिए और साथ में अपना तैयारी पहले आपने और अटेम्प्ट किए थे? इधर इस एग्ज़ाम के नहीं किए थे, बाकी इससे पहले मैंने डिफेंस एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। CDS मैंने 5 बार क्वालिफाई किया हुआ है, बट कुछ रीज़न से फिर वहाँ नहीं हुआ। हमारे साथ जानेश्वर द्विवेदी जी हैं। आपका चयन किस पद पर हुआ? कनिष्ठ सहायक पद पर सर हुआ है हमारा। जी। कैसी रही भर्ती प्रक्रिया? सर बहुत निष्पक्ष रही और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इस पद पर चयन हुए। जी सर। किस तरह से आप लोग पूरी तरीके से कितने दिनों से इसके लिए प्रयासरत? सर 2021 की पेट से वैकेंसी आई थी और उसके बाद निष्पक्ष तरीके से प्रीलिम्स हुआ, उसका इसका मेंस हुआ, फिर इसकी टाइपिंग का प्रोसेस हुआ, जो कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हुआ। और हम इस बात के लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे इस पद पर चयन हुआ, हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनका आज चयन हुआ, जिनको मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू देवी है। मैं किस पद पर चयन हुआ है? मेरा जो कनिष्ठ सहायक के पद पे चयन हुआ है। कैसी रही भर्ती प्रक्रिया? भर्ती प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष और जो पारदर्शी तरीके से हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये भर्ती बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपूर्ण हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पाकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है।
मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। देखिए, ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका कनिष्ठ सहायक और एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ है, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नियुक्ति पत्र दिया और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और उत्तर प्रदेश में युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी मिल रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी के विरोध में बेगूसराय में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक अनोखा कदम उठाया है। जी हां, राकेश सिन्हा ने बेगूसराय के सुजा महादलित टोला में जनसहयोग से निर्मित 3 मंजिला सामुदायिक भवन और कामा माई मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि मां बहन को गाली देने की प्रवृत्ति भारतीय समाज के लिए गलत है और इस भवन का नामकरण इसका प्रतीकात्मक जवाब है। से प्रधानमंत्री के माँ के नाम से का किया है, के नाम से ये भवन को समर्पित किया गया। एक देश की बात है, सरकार की बात है और एक संदेश भी है जो 1.5 किलोमीटर से रोज पानी भरकर लाने वाली माँ और जो दूसरे के घर में बर्तन साफ करने वाली माँ भी एक यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्म दे सकती है। तो देश की हर माताएं वैसे पुत्र को जन्म दे सकते हैं। यही प्रेरणा ये भवन पूरे देश में प्रसारित करेगी। सभी माताओं जो इस जीवन में है, जो इस जीवन में नहीं है और आगे माता बनेगी, दी गई गाली। भारतीय समाज में माँ और बहन के ऊपर कुछ लोगों में जो गाली देने की प्रवृत्ति है और राजनीति को उस स्तर तक ले जाने की जो अनैतिक कुचेष्टा है, उसका जवाब इस भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां स्वर्गीय हीराबेन जी के नाम समर्पित करके किया गया है। यह सांकेतिक रूप से एक संकल्प दिवस भी है कि हम सभी उत्तेजनाओं के बावजूद व्यक्तिगत या सामूहिक संघर्ष में लैंगिक गाली का उपयोग न करें। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने एमपी के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोर्ट में प्रवेश में करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनआरआई कोटे से 15% एडमिशन को लेकर प्रदेश में गड़बड़ी हुई है। कोटे से नियम के खिलाफ गोरख धंधा चल रही है। प्रदेश में नीट काउंसलिंग जारी है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए में सीट बेची जा रही है। विभागीय मंत्री और अधिकारी भी मामले में मिले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन में धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। एनएसयूआई ने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए। एनडीए के घटक दलों में अभी सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी ये फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एक और दावेदार ने दस्तक दे दिया है। वो है ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर ने एशियन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर लगातार जारी है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बार चुनाव बिहार से लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो निरंतर काम किया है, जितनी सभाएं की है, ऑलरेडी हमारे शीर्ष नेता भाजपा से लगातार कॉन्ट्रैक्ट बनाई हुई है। हम लोगों की बात करें तो हम लोगों ने 29 सीट चिन्हित किया है, जिस पर हमारी जनाधार मजबूत है। बिहार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार जो है बिहार के विधानसभा जो है कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो अभी हम लोगों ने 156 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत किया है, जिसमें 29 सीटों पर बूथ स्तर तक की कमेटी हम लोगों ने गठित कर लिया है। लगातार हमारे बूथ कमेटी गठित करने का कार्य तेजी से चल रहा है, जो हमारे कार्यकर्ता रात दिन मिलकर के इसको मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ललितपुर में जिलाधिकारी अमनदीप डूली ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया।
इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को मौके पर ही सुना गया और त्वरित समाधान भी कराया गया। जन सुनवाई में कई लोग अपनी परेशानियों को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। कुछ फरियादी तो रोते हुए अपनी बातें रखते दिखे। जिलाधिकारी ने हर समस्या को गंभीरता से सुना और अधिकारियों से बारीकी से प्रगति रिपोर्ट ली। जिलाधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि हाल के दिनों में प्राप्त 60 शिकायतों में से 45 का निस्तारण हो चुका है। फरियादियों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार उन्हें लगा है कि प्रशासन ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान सुनिश्चित किया। वही तो जी, हर 2 हफ्ते में हम लोग एक बार बैठते हैं जहाँ जहाँ पे विभागीय निर्देश दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए समस्याओं को नहीं होते हैं, तो सबका दोबारा आवेदनकर्ता, अधिकारी और विपक्षी सबको बुला के यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत के पहले माले पर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर अचानक फट गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल आग का धुआं सीधा दूसरी मंजिल तक जा पहुंचा, जहां एक दंपति और बेटा मौजूद थे। धुआं इतना ज्यादा था कि पति पत्नी और बेटी ने दम घुटने की वजह से जान गंवा दी। इस दौरान बेटा किसी तरह हिम्मत जुटाकर खिड़की से कूद गया और उसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश की बरेली के गांव सुकली में अज्ञात व्यक्ति ने लोहे के भाला से नंदी महाराज की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने कहा, आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल बड़ा आंदोलन करेगी। 9/25 को ग्राम सुकली थाना शाही में एक नंदी पर भाला मारकर मृत्यु कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना शाही पुलिस मौके पर पहुंची व नंदी का पीएम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 419/25 पंजीकृत है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेज रफ्तार हाईवा ने 3 वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम अपनी मां के साथ बाजार आया था। इसी दौरान वो हाईवा की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस हाईवा जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने सराहनीय पहल की है। देहरादून से टीम विभिन्न जनपदों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए निकल गई है। वहीं टीम के निकलने से पहले राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। तो टीम निकल चुकी है, आपदा से हुई क्षति का जायजा लेंगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने ये पहल की है। तो आपदा से हुई क्षति का जायजा लेंगी टीम। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम की ये अनूठी पहल है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर गया है और कई गांव डूब गए हैं। पंजाब में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। राजस्थान में हमेशा पानी की किल्लत रहती है, लेकिन इस बार बादलों ने राजस्थान में भी बसेरा डाल रखा है। लूनी नदी में तेज बहाव के चलते एक ट्रैक्टर देखते ही देखते बह गया। इधर गुजरात में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण क्षेत्र में नाव सेवा रोक दी गई है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, नहीं थम रहा बाढ़ और बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों से मैदान तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां करहल आवासीय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 बच्चे अचानक लापता हो गए। मामले की सूचना मिलते ही परिजनों से पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे घर पर भी नहीं पहुंचे थे। इसके बाद प्रबंधन ने बच्चों के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने बच्चों की खोजबीन के लिए चारों तरफ से अपने अपने सूत्र लगाए। शाम होते होते पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बच्चे इटावा सीमा के नगला बरी के पास थे, जिसके बाद तत्काल सीओ पुलिस बल के साथ बच्चों को लेने के लिए रवाना हुए।
2 बच्चे जो सेंट एंटी स्कूल आवासीय स्कूल कस्बा करहल में पढ़ रहे थे, सुबह 5 बजे से गायब थे। जो कक्षा 4 और 8 के पढ़ने वाले थे, जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 14 वर्ष थी, जो शाजापुर थाना जसवंत नगर और काकनपुर थाना चौबिया, जो दोनों इटावा जनपद से संबंधित हैं, वो गायब हो गए थे सुबह 5 बजे। परिजन उनको ढूंढते रहे, जब नहीं मिले तो 5 बजे थाना करहल पुलिस को सूचना दी। थाना करहल पुलिस ने तमाम टीमें तैयार की और चारों तरफ उनको सक्रिय किया। उन्हीं टीमों के माध्यम से सूचना मिली कि थाना सैफई के नगलाबरी क्षेत्र में वो दोनों बच्चे देखे गए। पुलिस टीम पहुंची, उन बच्चों को वहां से ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद करते हुए थाना लाकर उनके माता पिता परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हफ्ते भर चले विघ्नेश्वर पूजन का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए, बल्कि तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने देश के कानून और अदालत पर सुधार की कई बातों का हवाला देते हुए संशोधन का मुद्दा उठाया और अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। रामनगर की भवानीगंज में आदर्श रामलीला समिति ने 7 माह का आरंभ होते ही भव्य रामलीला का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान जब सुर्पनखा का किरदार निभाने वाले कलाकार बुलेट बाइक पर सवार होकर मंच तक पहुंचे तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों ने इस भव्य एंट्री का भरपूर आनंद लिया। बता दें कि ये आयोजन अपने 52वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यहाँ की रामलीला केवल स्थानीय कलाकारों तक सीमित नहीं, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आए कलाकार भी हिस्सा लेते हैं। गांव की आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज, इस बार हमारा 52वां वर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला हमारी सराधों में शुरू होती है। श्राद्ध भी आज शुरू हो गए हैं और 1 तारीख से हमारी रामलीला का मंचन शुरू हो गया था, जो 15 तारीख तक चलेगा। पुरस्कार वितरण के बाद इसका समापन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा रंगमंच पे जो भी कलाकार आते हैं, निःशुल्क कलाकार है, निस्वार्थ सेवा से यहाँ पूरे मनोयोग के साथ अपने अभिनय यहाँ करते हैं। दर्शकों के ओर से भी लगातार जो है हमारे कलाकारों को प्यार मिलता है और हमारे इस रंगमंच के कलाकार उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में रामलीला के माध्यम से अपने अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं। और चलिए इस बीच कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुर ने अपनी बहू पर बरसाई लाठियां। पीड़िता ने नहाते वक्त वीडियो बनाने का लगाया आरोप। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन से मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुर ने अपनी ही बहू पर लाठियां बरसाई है। पीड़िता ने नहाते वक्त वीडियो बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मारपीट की घटना हुई है। पीड़िता ने पुलिस से इसकी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की कार्रवाई की मांग की है पीड़िता ने। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। बिलासपुर दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी दी। कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ का बड़ा प्रोग्राम है। तो कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ का बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज मैं बिलासपुर तैयारी देखने जा रहा हूं और कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे प्रदेश स्तरीय बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में माननीय सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों सह प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के
सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे और ये प्रोग्राम वोट चोर गद्दी छोड़ जिस तरह से पूरे देश में भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बेनकाब करने के बाद पूरे देश में चल रहा है, उसी तरह आज भी हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है और कल बड़ा कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने अजब गजब नोटशीट जारी की है। चीफ इंजीनियर ने आदेश में कहा कि घर पर कथा है और सभी अफसर कर्मचारी मौजूद रहे, जिसके बाद ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि नोटशीट में भगवान की कथा और उसके बाद आयोजित महाप्रसाद वितरण की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बाद अब इस मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मामले में तर्क देते हुए कहा कि कथा में जाने से किसी को क्या दिक्कत होगी। वहीं कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कथा के लिए नोटशीट चलाने से ज्यादा विभाग के काम पर ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। ये कोई पहले नई बात नहीं है, सबसे पहले बता दूं, कई बार अधिकारी लोग व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि सरकारी नोटशीट पे इस तरह से लिख के देना और वो भी ये किसी निजी कार्यक्रम के लिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और उस पर सत्ता पक्ष अगर ये कहे कि बोले पूजा पाठ के लिए, तो ठीक है, पूजा पाठ का अगर कार्यक्रम है उसमें आप आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इस दिशा पे भी ध्यान दीजिए कि आज अगर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, कहीं लिखा था कि भोपाल में चांद पे उतने गड्ढे नहीं जितने भोपाल की सड़कों पर गड्ढे हो गए, तो इस दिशा पे सड़कों पर गड्ढे हैं, इसके लिए सरकार लगातार सजग है। और बारिश के कारण जहां ठेकेदार हमारे अनुबंधित हैं 3 साल 5 साल और 8 साल के जिन को है, वो ठेकेदारों को वो गड्ढे ठीक करके इस रोड को एकदम बढ़िया करके ठेकेदारों को देना है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दिशा में ईएनसी से लेकर नीचे के सारे अधिकारी और स्वयं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनेक बार अनेक क्षेत्रों का दौरा करके निर्देश जारी कर दिए और काम लगातार चल रहा है। लेकिन कुछ गड्ढे इसलिए भी दिखाए जाते हैं कि दिग्विजय सिंह के सरकार में तो गड्ढे ही गड्ढे होते थे, तो अतीत कांग्रेस को याद रहे कि कांग्रेस ने सड़कें भी खा गई थी, लाइट भी खा गई थी। और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंची ईडी। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री के दफ्तर में ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम चालान सौंपकर राजीव भवन से निकली। तो एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। कांग्रेस भवन ईडी की टीम पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन ईडी की टीम पहुंची।